हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 3। इसके पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कार्टेशियन कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। उसके कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रह गए हैं जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में फाइनल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इफ़ ए एंड बी हैव n कॉमन एलिमेंट्स देन n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। इट मीन्स यदि आपके पास दो सेट हैं A एंड B और उसमें n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं, जो दोनों में उपस्थित हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? तो कितने होंगे? n स्क्वायर। ठीक है ना। और इस चीज़ को हम लोग विथ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, इफ़ A एंड B हैव 3 कॉमन एलिमेंट्स देन फाइंड आउट कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो A और B में 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हमें डायरेक्ट ये बताना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं A और B में, उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में n है तो हम इसको n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिए कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 कॉमन एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n इक्वल्स 3। अब फार्मूला क्या है? कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, n स्क्वायर। और n की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। तो देयर आर 9 एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या था कि A और B में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये डायरेक्ट आपको गिवन है। लेकिन जो इस सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसमें A और B में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्ट गिवन नहीं है, बल्कि उसे भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे देखिए, A इक्वल्स 1 2 3 एंड B इक्वल्स 1 2 4। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो कितने कॉमन एलिमेंट्स हुए? 2 कॉमन एलिमेंट्स, 1 2 1 2। तो हमने यहाँ लिखा कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड B इज इक्वल टू 2। और A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने नीचे लिख दिया n इक्वल्स 2। अब देखिए, कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A का फार्मूला क्या है? n स्क्वायर। और n की वैल्यू यहाँ कितनी आई है? 2। यहाँ पुट करिए तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे, और A क्रॉस B निकालना आपको आता है। हमने लेक्चर 1 में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। ठीक, फिर हमने B क्रॉस A निकाला। जब हमने ये दोनों चीज़ें निकाली, तो आइए अब चेक करते हैं मैनुअली कि दोनों में वास्तव में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, तो देखिए, 1 1 इसके पास भी है और 1 1 इसके पास भी है, 1 2 इसके पास भी है और 1 2 इसके पास भी है। और देखें क्या चीज़ मिल रही हैं, 2 1 2 1 2 2 2 2। ठीक, अच्छा देखो, क्या 1 4 है इसमें? 1 4 नहीं है, ये नहीं है। और देखो, क्या 2 4 है? 2 4 2 4 2 4 नहीं है। क्या 3 1 है? नहीं है। क्या 3 2 है? वो भी नहीं है। क्या 3 4 है? वो भी नहीं है। तो कितने कॉमन हुए? ये देखिए, 1 2 3 एंड 4। तो देयर आर 4 कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। और यही तुम्हारा आंसर आया था। इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी है, उसे भी हमें अपने माइंड में सेट करना ज़रूरी है।
आप लोग उसका प्रूफ चाहोगे तो हमें कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ भी ले आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर 1, इफ़ A इक्वल्स 5 और B इक्वल्स 5 देन A क्रॉस B इज आल्सो इक्वल्स 5, द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप यहाँ देखिए, यदि A और B दो सेट हमारे पास होते हैं A क्रॉस B में, तो A और B में से कोई भी एक 5 है, मीन्स नल सेट है, इम्पटी सेट है, चाहे A चाहे B या फिर दोनों, ठीक है ना। तो A और B में से यदि कोई एक नल सेट है, इम्पटी सेट है, वाइड सेट है, या फिर दोनों ही वाइड सेट हैं, तो हम ये कहेंगे कि A क्रॉस B भी क्या होगा, एक नल सेट होगा, ठीक है ना। तो अगर A या B में से कोई भी एक 5 है तो आपका आंसर 5, या दोनों 5 हैं तो 100% 5, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इन जनरल A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स B क्रॉस A। इन जनरल हमने क्यों कहा, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में, नॉर्मल स्टेज में A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। लेकिन बट A क्रॉस B इक्वल्स हो सकता है B क्रॉस A के, बट A क्रॉस B इक्वल्स हो सकता है B क्रॉस A के इफ़ एंड ओनली इफ। कब हो सकता है, व्हेन A इक्वल्स B। यदि आपका सेट A सेट B के इक्वल्स हो जाए तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने लिखा कि इन जनरल दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन दिस इज पॉसिबल, एंड द स्पेसिफिक कंडीशन इज हियर A इक्वल्स B, ओके। चलिए थर्ड नंबर पे आपको ये देखना है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला A क्रॉस B यूनियन C, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना। इट मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन यूनियन, ठीक है ना। तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ओके। फोर्थ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इंटरसेक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जस्ट लाइक यूनियन A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ओके। नेक्स्ट है A क्रॉस B माइनस C, क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अभी आपको ये बताई हैं, ये सारी प्रॉपर्टी यदि आप चाहते हैं कि हम प्रूफ करके इसको दिखाएं तो आप कमेंट करिए, 100% नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ओके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो लेक्चर 3 में अभी आपने देखा। अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं कार्टेशियन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। एग्जाम्पल 1, हम लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ A इक्वल्स 1 2 एंड B इक्वल्स ABC, then find out the value
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप देखिए आपको गिवन क्या है, ए इक्वल्स 1,2 एंड बी इक्वल्स ए बी सी। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने आपको पहले ही लेक्चर 1 में भी ये बता दिया था, फिर भी एक बार देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 2, क्रॉस बी की वैल्यू क्या है ए बी सी। देखो कैसे करते हैं। जो आपका ये फर्स्ट सेट है इसके फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड करेंगे और सेकंड सेट के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो 1a, और यहाँ जब भी मल्टीप्लाई शब्द का यूज़ हम लोग करते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होता। उसका मतलब है कि आपको उसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रखना है। ठीक है ना। जैसे हमने 1 का a से मल्टीप्लाई किया तो उसका मतलब ये निकला कि 1, a एज ए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना। फिर 1b 1c, 1 का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम 2 को होल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2a 2b 2c, और इसे हम इस तरह से सेट के फॉर्म में रख देंगे। मीन्स आप जो ब्रैकेट देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर इसको व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक नया सेट जनरेट हुआ है यही आपका क्या है ए क्रॉस बी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए का और बी का सेट फॉर्म दिया गया है। मीन्स हमें ये पता है कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यदि आपको ए और बी के एलिमेंट्स पहले से ही क्लियर हैं, गिवन हैं, तो आप ए क्रॉस बी बहुत सिंपल वे से इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहे हैं जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स गिवन नहीं है, या ये कह लें गिवन तो हैं बट क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे आपको दिया है इफ़ a इक्वल्स x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है। और b इक्वल्स दिया है x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ठीक है। ये दो आपको इस तरह से दिए गए हैं और आपसे कह रहा है देन फाइंड आउट ए क्रॉस बी। आपको क्या करना है, देन फाइंड आउट ए क्रॉस बी। तो है ना समस्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्या करेंगे, हमने तो आपको बताया था कि पहले सेट के पहले एलिमेंट को होल्ड करो, सेकंड सेट के जितने एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ एलिमेंट दिख ही नहीं रहे हैं तो होल्ड किसको करें और मल्टीप्लाई किससे करें। ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पहले जो आपको ए और बी की वैल्यू दी गई थी वो किस फॉर्म में थी, वो रोस्टर फॉर्म में थी। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है, और सेट बिल्डिंग फॉर्म में आपको एलिमेंट्स ना देके उनकी प्रॉपर्टी दी जाती है। बट द गिवन प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट क्लियर, है ना। ये जो प्रॉपर्टी दी भी गई है ये आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या होगा। कारण क्या है कि x इज बिलोंग्स टू R, और आपको पता है कि रियल नंबर जो है 0 और 1 के बीच, 0 बिटवीन 1, हाउ मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट, देयर आर इनफाइनाइट। आपको ये पता होना चाहिए कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब आप बताइए कि 0 और 1 के बीच तो इतने सारे रियल नंबर आएंगे, तो कितना हम शो करेंगे इस पे, और फिर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कार्टेशियन प्लेन की। ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन की सहायता से चुटकियों में ये काम हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ओके, x डैश
एंड y डैश। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी x एक्सिस और वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, आप इस x को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये एग्जामिनर ने या जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है वो आपको कंफ्यूज किया है। आपको यहाँ ध्यान देना है a और b पर। देखिए, हमें निकालना क्या है, a क्रॉस b, मीन्स a सेट आपका पहले है और b सेट बाद में है। तो जो सेट पहले होगा उसे हम x एक्सिस पर डिनोट करेंगे और जो बाद में होगा उसे किस पर डिनोट करेंगे, y एक्सिस पर। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग। जो सेट पहले होगा उसे x एक्सिस पर और जो बाद में होगा उसे y एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये वाला सेट हमारा पहले है तो इसकी वैल्यू को हम किस पर दिखाएंगे, x एक्सिस पर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये कह क्या रहा है कि आपका जो ये एलिमेंट है, x मीन्स एलिमेंट ऑफ a, एलिमेंट ऑफ a की प्रॉपर्टी यही बता रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स उसने एलिमेंट तो नहीं क्लियर किया लेकिन दोनों की लिमिट क्लियर कर दी है कि इन्हीं के बीच आपके एलिमेंट्स होंगे और इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए x एक्सिस पर 0 कहाँ होगा। नो डाउट इट इज़ इन ऑरिजिन, है ना, ये ऑरिजिन पे होगा। और 1 कहाँ होगा, तो सपोज करते हैं 1 इज़ हियर। ठीक, तो ये 0 और ये 1, क्लियर है सभी को। ये आपका 0 हो गया x एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से देखो, ये जो b है ये आपका सेकंड सेट है, इसको कहाँ हमको डिनोट करना है, y एक्सिस पर। तो अब y एक्सिस पर ध्यान दो, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि माइनस में भी चलना है हमें, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं y डैश। और इसमें देखिए 1 को भी थोड़ा नज़दीक कर लें जिससे फिगर बनाने में आसानी हो। यहाँ कर लेते हैं 1 को। ठीक, अब देखिए y एक्सिस पर यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि जो b के एलिमेंट्स हैं वो -1 और 1 के बीच एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पर हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना होगा, -1 और 1। तो आपको पता है कि पॉजिटिव जो होती है वैल्यू वो ऑरिजिन के ऊपर रहती है और नेगेटिव वैल्यू ऑरिजिन के नीचे। तो 1 को हम यहाँ डिनोट करेंगे और -1 को यहाँ कर देते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी हम इस तरह से ये इंटरवल बनाते हैं, चाहे x एक्सिस पर इंटरवल बनाएं चाहे y एक्सिस पर बनाएं, तो द डिस्टेंस बिटवीन ईच इंटरवल आर ईच एलिमेंट्स इज सेम। ठीक है ना, जितने भी इस तरह से हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को दिखाएंगे उनके बीच इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, x और y में कोई दिक्कत नहीं है, x में आप कुछ अलग करिए, y में कुछ अलग करिए, चलेगा, लेकिन x में अलग नहीं होना चाहिए। x में जितने भी एलिमेंट आप दिखाओगे सब सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, इसी तरह y पर जितने दिखाओगे वो भी सेम। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि 0 से +1 की डिस्टेंस हमने जितनी दिखाई, 0 से -1 की डिस्टेंस भी हमने वही दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, अब क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है तो हम गेस करके लिख रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, जो a सेट है इसकी लिमिट थी 0 और 1, तो वो हमने दिखा दिया 0 और 1, और जो b सेट है उसकी लिमिट है -1 to 1, तो वो भी हमने दिखा दिया। अब आप देखिए यहाँ करना क्या है, ये चीज़ हम कल के लेक्चर में, लेक्चर 2 में बता भी चुके हैं कि x एक्सिस पर जितने पॉइंट हैं उसके थ्रू आपको y के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है ना, तो एक तो देखो x एक्सिस पर 0 है तो यहाँ से y के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो जब हम ड्रा करेंगे तो वो लाइन तो ऑलरेडी इसी पर आएगी, है कि नहीं, वो इसी पर आएगी, इसलिए उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो 0 से होती हुई हमने एक पैरेलल लाइन खींची है, किसके पैरेलल, y एक्सिस के। इसी तरह 1 से
होती हुई एक पैरेलल लाइन हमको खींचनी है। किसके पैरेलल? y के। ठीक, तो x एक्सिस का काम खत्म हो गया। 0 से होती हुई पैरेलल लाइन खींच दी और 1 से होती हुई पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, अब देखिए वही काम हमको y एक्सिस पर भी करना है। यहाँ देखिए y के दो एलिमेंट हैं, 1 और -1। तो 1 से होती हुई पैरेलल लाइन खींचेंगे हम। किसके पैरेलल? x एक्सिस के। इसी तरह -1 से होती हुई भी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। किसके पैरेलल? x के। तो आप देखिए ये जितनी भी पैरेलल लाइन हमने खींची हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ध्यान से देखिए। एक तो देखो यहाँ ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, इसका नाम हम लोग रख देते हैं A। दूसरी पैरेलल लाइन देखो ये और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं B। देखो तीसरी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पहले इसको देख लेते हैं। तीसरी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम क्या रखें? C। और चौथी यहाँ कर रही है, इसका नाम क्या रख दें? D। ठीक, जब भी हम लोग कहीं नाम रखते हैं तो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रखते हैं और ऑर्डर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे A B के बाद यहाँ C आना चाहिए। अगर A B के बाद आपने यहाँ D रख दिया तो ये यहाँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको जहाँ वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो A B C D चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज A B C D। ओके, तो अब देखिए हमें 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए A B C D। अब इनको हम लोग मिलाकर एक ज्योमेट्रिकल शेप देने जा रहे हैं और अब तक आप समझ गए होंगे कि वो शेप कैसा बनने जा रहा है। ठीक, तो ये कैसा शेप बना और हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप क्लियर कर सको, रिकॉग्नाइज कर सको कि ये शेप कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा शेप बना? ये रेक्टेंगल है ना। तो ये जो रेक्टेंगल शेप मिला इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा A क्रॉस B। ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगल है जिसके अंदर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी पॉइंट यहाँ लाई करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे किसके? A क्रॉस B के। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे देंगे, A क्रॉस B इक्वल्स, सेट के फॉर्म में नहीं देंगे बल्कि क्या लिखेंगे? ऑल द पॉइंट्स विच इज लाइंग, ऑल द पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है? ABCD। द रेक्टेंगल ABCD हैविंग वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स। वर्टेक्स देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पॉइंट तो आपको कोऑर्डिनेट पता करना आता ही है। जैसे देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की 1, तो ये वर्टेक्स आपका हो जाए, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 1। ऐसे यहाँ देखो x का 1 और y का भी 1, तो 1 1। ऐसे इसका देखो x का 0 y का -1, तो 0, -1। इसमें देखो x का 1 और y का -1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 -1। ठीक है, तो इसके वर्टेक्स क्या क्या है? 0 1 1 1 1 -1 0 -1। तो यहाँ ये चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी, 0 1 1 1 1 -1 एंड 0 -1। आप जी यहाँ ध्यान दिया होगा, हमने ये लिखा है कि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सब इस रेक्टेंगल के इनसाइड हैं। ये देखिए लाइंग इनसाइड द रेक्टेंगल, लेकिन ऑन द रेक्टेंगल नहीं कहा हमने। मीन्स इसके अंदर जितने पॉइंट हैं वो तो हैं A क्रॉस B में, लेकिन अगर इस रेक्टेंगल पर बात करें कि इस पर जो पॉइंट है उनको लेना है कि नहीं, तो उनको नहीं लेना है। ठीक है ना, ओनली इनसाइड द रेक्टेंगल। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि यक्स की जो वैल्यू है वो 0 1 के बीच है, मीन्स 0 और 1 को छोड़कर, यहाँ इक्वल का निशान नहीं लगा, इसका मतलब 0 और 1 को नहीं लेना बल्कि उसके बीच के जो हैं उनको लेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ इक्वल का निशान लगता तो फिर हम क्या करते, तो हम ये करते कि 0 और 1 को भी लेते। इसी तरह से यहाँ भी अगर इक्वल का निशान लगा होता तो 1 और -1 को भी लेते, और जब हम इनको लेते तो 100% तो फिर हमको रेक्टेंगल पर भी लेना पड़ता, तो ऑन द रेक्टेंगल हमको लेना पड़ता, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ओनली इनसाइड द रेक्टेंगल, ओके।